गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हमारा विषय रहेगा जन संचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। इसमें हम पढ़ेंगे संचार, उसकी परिभाषा और महत्व, संचार के तत्व, प्रकार, उसकी विशेषताएं, जनसंचार के कार्य, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास और अंत में आपका आएगा जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संचार होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि संचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसके अभाव में हमारा जो जीना है वह संभव नहीं है। सभ्यता के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब संचार होता क्या है? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। अब जैसे जनसंचार है वह कई मामलों में संचार से अन्य रूपों से अलग है। जैसे जनसंचार क्या करता है? सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का कार्य भी करता है। अब जो जनसंचार माध्यम है उसका लोगों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए सकारात्मक को तो सभी अच्छे से लेते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनके प्रति हम सचेत रहें और उनको सहज भाव से लें। अब जैसे आप और मैं हैं या कोई भी है, हम क्या है, हम बात किए बिना नहीं रह सकते। अकेलेपन और सोने के अलावा, यानी कि जब हम सोते हैं या अकेले होते हैं तो उस समय तो हो सकता है कि हम चुप रहें, बिना बात करे रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से हमें बातचीत करनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं। मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि इस समाज में रहकर बिना बातचीत या संचार के हम नहीं रह सकते। तो संचार का सीधा सा तात्पर्य है संदेशों का आदान प्रदान। अब जो संचार हैं वो हमारे जीवन की निशानी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो प्रतिदिन का जीवन होता है उसमें बिना संचार के लिए नहीं रह सकते। और एक तरह से मैं कहूँ कि जो संचार है वह जीवन की निशानी है। एक छोटे से बच्चे को ही लीजिए, वैसे तो उसकी क्या हम कहेंगे कि क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन जब भी उसे दूध की आवश्यकता होती है, उसे कोई परेशानी होती है, तो वह क्या करता है, अपनी माँ को रोकर दिखा देता है। अर्थात वह अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संचार खत्म हो जाते हैं तो सोच लीजिए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मनुष्य क्या है, दूसरे जीवों की तुलना में उसमें संचार करने की बेहतर क्षमता होती है और कौशल होता है। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको संचार की आवश्यकता पड़ती है। अब संचार क्या करता है? संचार हमें परिवार से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है, और यानी कि हम कहें कि जो सभ्यता के विकास की कहानी है वह संचार से ही संभव हुई है। फिर हम बात करते हैं कि संचार क्रांति आ चुकी है, संचार क्रांति आ चुकी है, तो है क्या ये जो संचार क्रांति कहते रहते हैं, है क्या? तो संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम होते हैं। टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि। अब इनसे क्या करते हैं, जो मनुष्य है वह अपने संदेशों का आदान प्रदान करता है और दूर रहने वालों से भी कम समय में ही उस दूरी को वह नाप लेता है, अर्थात कम समय में ही उनसे बातें कर लेता है। यहाँ तक कि इन जनसंचार के माध्यमों ने तो जो भौगोलिक दूरी है उसको भी कम करके रख दिया है। जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कहीं बाहर रहते हों, तो आपको उनसे बात करनी है, अमेरिका, कनाडा, तो आप उनसे इजीली जल्दी से बात कर लेते हैं। तो ये किससे संभव हुआ है? जनसंचार के माध्यमों से ही संभव हो पाया है। अब जैसे बेटा ये है कि
मान लो किसी कोने में कोई घटना घटित हो जाती है तो क्या होता है, हमें कुछ पल में ही वो खबर मिल जाती है। और यहाँ तक कि जो फ़ोटो भी देखने को मिल जाती है वहाँ की। और ये कौन देता है, जो चैनल के संवाददाता होते हैं वो चैनल वालों को देते हैं और वहाँ से ये खबरें हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अब पीछे हुआ था चीन और भारत का कुछ भी हुआ तो सारा हमें पता लग गया था कि कहाँ क्या चल रहा है। कोरोना फैला तो उसका डाटा हमें पल भर में ही मिल जाया करता कि कहाँ पर कितना क्या हो रहा है। आजकल उसका डाटा भी आपको आसानी से मिल सकता है। और अगर मैं कहूँ तो सच बात यह है कि आज संचार और जनसंचार माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन चुके हैं और इनके बिना हम अपने आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर आता है कि संचार होता क्या है। तो जो संचार शब्द है उसकी उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? चर का अर्थ चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो ये होता है आपका संचार। हमने यानी कि आज तक ताप संचार के बारे में पढ़ा है। अब जो टेलीफोन थे ना, पहले टेलीफोन के द्वारा क्या करते हैं, मौखिक संदेश देते हैं। और जो पहले टेलीग्राम हुआ करते उनसे हम लिखित संदेश भेजते थे। आजकल भी ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो चुकी हैं, लेकिन पहले और सुविधाएं नहीं थी तो किसी को अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती और जल्दी देनी होती थी तो टेलीग्राम का इस्तेमाल किया करते थे। अब बेटा जो है, जैसे यहाँ हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य किससे है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अब वास्तव में क्या होता है, हम संचार करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों को, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आपस में बांटते हैं। अब संचार में 2-3 व्यक्ति ही शामिल नहीं होते, ये हजारों, लाखों और न जाने कितने लोगों के बीच में भी जनसंचार हो सकता है। तो एक मैं आपको परिभाषा बताऊं कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं? संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो मैं अब यही कहूँगी कि जो संचार है यह एक घटना के बजाय एक प्रक्रिया है, यह एक जीवंत प्रक्रिया है और इसमें सूचना देने वाले और जो सूचना ग्रहण करते हैं, लेने वाले की जो भागीदारी है, दोनों की समान रूप से बराबर होती है। फिर आता है आपका संचार के तत्व। अब कोई भी चीज़ होती है बेटा, उसमें कई तत्व शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें जो संचार के जो तत्व हैं वो कुछ प्रमुख तत्व मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो होता है संचारक। अब संचार प्रक्रिया इसी यानी कि संचारक से शुरू होती है। जब जो संचारक होता है एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी तक पहुंचाना चाहता है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। और तब क्या होता है, तब संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब यदि आपको अपने किसी फ्रेंड से, किसी मित्र से नोट्स लेने हैं तो क्या होगा, आप संचार प्रक्रिया शुरू करेंगे। और क्या होगा, बातचीत या संदेश भेजने के लिए आपको भाषा का सहारा लेना होगा। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप उसको मैसेज कर सकते हैं, तो हर जगह क्या होगा, आपको भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। फिर होता है आपका एनकोडिंग, इसको हिंदी में कूटीकृत भी कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। जो आपका अगर आपको सफल संचार करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका मित्र, जो आपके मित्र है, उसकी भाषा भी यानी उस कोड से वह परिचित हो जिस कोड में आप संदेश भेजना चाहते हैं। तो जो भाषा है यहाँ पर वह एक तरह का कोड है और जो संचारक है यानी कि जो पहल देने वाला है उसके ऊपर उसको भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसका भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। फिर आपका आता है संदेश। यह संचार प्रक्रिया का अगला चरण है।
संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व होता है और यह सफल संचार के लिए यह आवश्यक है कि जो संचारक होता है वह अपने संदेश को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो। मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि जो भी संदेश देना है वह स्पष्ट होना चाहिए, उसमें इधर उधर की बातें मिक्स नहीं करनी चाहिए। संदेश जितना स्पष्ट और सरल होगा वह जो उसको प्राप्तकर्ता को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आप कुछ टिपिकल लैंग्वेज लिखते हो, कुछ डिफ़िकल्ट कहते हो, तो उसको जो प्राप्त करता है उसको ईजिली समझ में नहीं आएगा। फिर आता है इसके चैनल यानी कि माध्यम। अब संदेश को किसी न किसी माध्यम से तो पहुंचाना ही होता है, यानी कि जो प्राप्त करता होता है उस तक वह किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया जाता है। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म। इनके माध्यम से हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर आपका आता है डिकोडिंग। जो एक तो संदेश को दो तरीके से होता है ना, एक तो संदेश जो देता है और एक होता है जो संदेश प्राप्त करता है। तो जो प्राप्त संदेश का क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा, उसका कूट वाचन करेगा। तो डिकोडिंग होती क्या है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना कि उस संदेश में बताया क्या गया है। और यह क्या होता है? इनकोडिंग की बिल्कुल अपोजिट होता है, उसके उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों को उस कोड का ज्ञान होना आवश्यक होता है। फिर मिलेगा आपको इसका फीडबैक। अगला जो इसका आपका तत्व है वह है फीडबैक। जो संचार प्रक्रिया होती है उसमें फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब किसी को संदेश मिलता है तो वह क्या करता है? उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब आपका कोई मित्र है, कह सकता है कि वह आपके द्वारा मांगी गई पुस्तक देगा अथवा नहीं। तो यह किससे पता चलेगा? फीडबैक से ही पता चल रहा है। और यह भी पता चलता है कि जो संचार प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई बाधा तो नहीं है कि कहीं संदेश गया ही ना हो। और इसके अतिरिक्त और क्या पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ में यानी कि किसी के पास संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं मिला।